साल में हमारे देश में जनगणना होती है। देश की आजादी से पहले से ही, अंग्रेजों के जमाने से 1881 से ही हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है और उस हिसाब से तो साल 2021 में जनगणना होनी थी, राइट। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 2021 में सेंसियस जनगणना नहीं हो पाई। अब सरकार ने प्लान बनाया है, नए साल 2025 में जनगणना कराने जा रही है। ऐसे में आम लोगों के लिए जनगणना से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको जरूर जाननी चाहिए। अगर आपके घर में भी मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कार, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी वगैरह है तो ये वीडियो जरूर ध्यान से पूरा देखें, क्योंकि जनगणना से जुड़े कुछ नए नियम भी हैं, वो भी देखेंगे। और इसके अलावा जो कांग्रेस जातीय जनगणना करवाना चाहती है, इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जातिगत जनगणना पर एक बड़ा फैसला आया है। तो आइए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। दोस्तों, एक तो साल 2025 में होने वाली जनगणना में पहली बार ये सिस्टम होगा कि ये जनगणना डिजिटली तरीके से होगी। आम लोगों से जनगणना में 34 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ये भी पूछा जाएगा कि आपके खाने का मुख्य अनाज क्या है। ये 2025 में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा जब समय पर जनगणना नहीं हुई। और अब इस बार जनगणना पर 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा आने का अनुमान है। वही खबर ये भी है कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो गिनी जाएगी मुसलमानों की भी जातियां। लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर सरकार का क्या प्लान है, आगे मैं आपको डिटेल जानकारी बताऊंगा। फिलहाल देखिए, एक महत्वपूर्ण अपडेट तो ये है कि जनवरी 2025 के बाद जो जनगणना शुरू हो सकेगी, क्योंकि सरकार ने राज्यों की सीमाएं सील करने की जो रोक लगा रखी थी उसको भी हटा दिया है। और अभी 31 दिसंबर 2024 तक राज्य अपने बॉर्डर बदल सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जनगणना रजिस्ट्रार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया इससे संबंधित। और वैसे तो राज्यों को सीमाएं सील करने की अंतिम तारीख 30 जून दे रखी थी 2024 की, लेकिन उसको बढ़ाकर अभी 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2024 कर दिया है। नए साल की पहली तारीख 1 जनवरी 2025 के बाद कोई भी राज्य अपनी सीमाओं में छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देशव्यापी जनगणना शुरू हो जाएगी 2025 से ही। अभी तक जनगणना रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी करके अपने राज्यों को अपने मंडल, जिलों, सब डिवीजन, तहसीलों और गांवों की सीमाओं में 31 दिसंबर 2024 तक बदलाव करने की छूट दे रखी है। दरअसल बात कुछ यूं है कि जब भी जनगणना शुरू होती है ना दोस्तों, तो सबसे पहले सरकारी सीमाएं सील करना ही पहली शर्त है हमारे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तभी जनगणना शुरू हो सकती है। तो अब जनगणना 1 जनवरी 2025 के बाद कभी भी शुरू हो सकेगी, क्योंकि लास्ट तारीख 31 दिसंबर 2024 है। और दोस्तों, अभी से ही हमारे देश में पहली बार डिजिटल जनगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और सेल्फ इन्यूमरेशन ऐप का भी सहारा लिया जाएगा। घर घर जाकर पहली बार डिजिटल जनगणना की जाएगी। और इस जनगणना के लिए 34 सवालों का एक फॉर्म भी तैयार किया गया है, जिसमें जनगणना करने वाले जो प्रगणक होंगे, शिक्षक, टीचर, सरकारी कर्मचारियों की जो ड्यूटी लगाई जाएगी, वो घर के मुखिया से ये 34 सवाल करके जानकारी प्राप्त करेंगे। जनगणना करने वाले प्रत्येक प्रगणक को 25,000 रुपए का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। इन 34 सवालों में कई तरह के प्रमुख सवाल होंगे, जिनमें आप क्या खाते हैं, मोबाइल फोन चलाते हैं या नहीं चलाते, आपका मुख्य अनाज क्या है। इस समय ये 34 कौन से प्रमुख सवाल होंगे, देखिए पॉइंट टू पॉइंट वाइज क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे। घर में कौन सा अनाज खाते हैं, खाना पकाने के लिए किस ईंधन का उपयोग करते हैं, मतलब आपके घर में गैस सिलेंडर है या नहीं, चूल्हे पर रोटी बनाते हैं या, पीने के पानी का स्रोत क्या है, नल की व्यवस्था है या नहीं, घर में बिजली की सुविधा का स्रोत क्या है, सोलर पैनल आपने लगा रखा है या नहीं, शौचालय की स्थिति क्या है। फिर पूछा जाएगा गंदे पानी का निकास कहाँ होता है, नहाने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, क्या आपके पास साइकिल, स्कूटर, मोबाइल है या नहीं, क्या आपके घर में कार, जीप, वैन, 4 व्हीलर है या नहीं, और कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन का उपयोग होता है या नहीं। मोबाइल फोन से जुड़ा इस बार सवाल ये भी पूछा जाएगा। वहीं जाति संबंधित जानकारी में SC, ST या अन्य जानकारियों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे या नहीं, ये जातिगत जनगणना पर मैं आपको आगे डिटेल बताता हूँ पूरी। इसके अलावा परिवार के मुखिया कौन है, घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, घर पक्का है या कच्चा है, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल घर के मुखिया से जनगणना के दौरान किए जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा भी सरकार द्वारा परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को एक ID नंबर भी डिजिटल जनगणना में दिया जाएगा, जिससे कि किसी की दोबारा जनगणना ना हो सके या डुप्लीकेट जनगणना की एंट्री ना हो सके। अब देखिए, जातिगत जनगणना पर भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया। अब केंद्र सरकार के पाले में है गेंद, जहां एक तरफ आपको पता होगा जातिगत जनगणना का मुद्दा पूरे देश में विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। राहुल गांधी कई बार बोल चुके हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार जातिगत जनगणना कराकर रहेगी, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का यह प्लान नहीं है कि जातिगत जनगणना करवाई जाए। तो इस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस केस में, इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और शासन के दायरे में आता है। मतलब अब सरकार को ही जो फाइनल अल्टीमेटम डिसीजन लेना है वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को ही लेना है। सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई आदेश नहीं देगा कि जातिगत जनगणना करवाई जानी चाहिए या नहीं करवाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट इनकार कर दिया है जातिगत जनगणना पर सुनवाई करने से। याचिकाकर्ता ने जनसंख्या के आंकड़ों की जल्द गणना करवाने की मांग की थी, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। वैसे जातिगत जनगणना को लेकर RSS ने भी कहा कि जातिगत जनगणना को राजनीतिक हथियार न बनाया जाए, सरकार सिर्फ डेटा के लिए जातिगत जनगणना कराए, इसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए होना चाहिए।
वैसे जातिगत जनगणना की काफी बातें हो ही रही हैं, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां बताऊं दोस्तों। हमारे देश में जो अंग्रेज होते थे ना 1947 देश की आजादी से पहले, वो अंग्रेज जातिगत जनगणना करवाया करते थे। लेकिन हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जातिगत जनगणना बंद हो गई। 1881 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना करवाई। इसमें जातियों की भी गिनती होती थी और 1931 तक ऐसा ही चलता रहा। 1941 में भी जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो पाए। भारत के संविधान निर्माताओं और आजाद भारत के बाद कुछ प्रमुख नेताओं ने यह तय किया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि ये समाज में विभाजनकारी हो सकता है। तो अभी से ठीक 140 साल पहले पहली जनगणना हुई थी 1881 में। 1931 तक जातियों की भी जनगणना होती आई थी। 1941 में भी हुई, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। ये करंट अफेयर्स के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट बातें हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। 1951 से सिर्फ SC/ST की जातिगत जनगणना होती है, मतलब अभी भी होती है, लेकिन OBC जनरल इन जातियों को काउंटिंग नहीं किया जाता है। और हाल ही के ताजा आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो बिहार राज्य में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, जहां 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं और 27% लोग OBC के रहते हैं। और भी बिहार में किस जातियों की, किस कैटेगरी की कितनी आबादी है, ये टेबल में आप देख सकते हैं। ये बिहार के नीतीश सरकार द्वारा पहली बार हमारे देश में किसी स्टेट ने आजाद भारत के बाद ये जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए। वैसे अगर केंद्र सरकार भी जातिगत जनगणना करवाना चाहे तो इसके लिए संविधान के एक्ट में भी संशोधन करना होगा, क्योंकि अभी मौजूदा नियम में सिर्फ SC/ST की गणना करने का प्रावधान है। OBC की गणना करनी है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना भी करवाई गई थी, लेकिन इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय ने करवाया था और इसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। जनगणना तो हुई, लेकिन हिडन ही रहे आंकड़े। तो अभी 2025 में जनगणना होने जा रही। इस नए सिस्टम के मुताबिक अब अगली जनगणना साल 2035 में होगी, क्योंकि हर 10-10 साल के अंतराल का नया साइकिल शुरू होता है। तो अभी नया चक्र सेंसस का जो है वो 2025 से हो जाएगा, क्योंकि 2011-2021 ये वाला सिस्टम टूट गया कोरोना काल के बाद। ठीक है, सरकार जल्दी जनगणना पूरा करवाना चाहती है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो साल 2026 में गठित होने वाले डिलिमिटेशन कमीशन के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों का नए सिरे से सीमांकन होना, और दूसरा ये कि इन बढ़ी हुई सीटों के हिसाब से महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीटें भी आरक्षित की जाएगी, जो सरकार ने 2024 में ये विधेयक पारित किया था। तो इसीलिए जनगणना करवाना भी जरूरी है। जनगणना से हमारे देश में और क्या हासिल होगा ये भी जान लीजिए जरा। किस राज्य में किस जाति की कितनी आबादी है, स्पेशली SC/ST की, ये जान पाएंगे। सरकारी नौकरी, निजी व्यवसाय, रोजगार में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये पता चल पाएगा। किसके पास कितनी जमीन जायदाद हिस्सेदारी है, ये जान पाएंगे। किस वर्ग में शिक्षा का स्तर क्या है और किस समाज के कितने लोग दूसरे राज्य या दूसरे देशों में रह रहे हैं, ये सब डेटा क्लियर पता चल जाएंगे अगर जातिगत जनगणना भी सरकार सभी जातियों की करती है। तो अभी तक की तैयारियां ये हैं। 31 दिसंबर 2024 तक तो सभी जिलों की सीमाएं फ्रीज रहेगी, सील रहेगी। फिर डिजिटल फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार की जातिगत जनगणना में बैंक खातों की जानकारी नहीं ली जाएगी, इसके बजाय मोबाइल नंबर की जानकारी ली जाएगी, जिसे डिजिटल फॉर्म में भरा जाएगा। हर एक प्रगणक के पास 150 घरों का टारगेट होगा, जिसके लिए सरकार उन्हें 25-25 हजार रुपए का भुगतान भी करेगी। और जनगणना के दौरान घर में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, लिंग और अन्य आवश्यक जानकारी को भी डिजिटल फॉर्म में भरना इन प्रगणक की जिम्मेदारी होगी। तो ये तो इंसानों की जनगणना की बात हो गई। वैसे अभी हमारे देश में सरकार ऑलरेडी पशुओं की जनगणना का सिस्टम भी शुरू कर चुकी है, जानवरों की जनगणना शुरू हो चुकी है, और केंद्र सरकार ने इसके लिए 1 लाख पशु डॉक्टरों को ये काम भी दिया है। 21वीं पशुधन गणना अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुकी है, जो कि 2025 फरवरी के दौरान तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए भी सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है और पशुओं की गिनती का काम ऑलरेडी जारी है। इस रिपोर्ट को भी अगले साल 2025 में पब्लिक किया जाएगा। और ये पशु जनगणना कराने के पीछे मकसद ये है कि किसानों को पशुओं से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सके।